हेलो स्टूडेंट्स, टिल नाउ वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द ओम्स लॉ। और ओम्स लॉ के बारे में हमने बात की स्केलर फॉर्म में भी और वेक्टर फॉर्म में भी। अब कुछ मटेरियल्स ऐसे भी होते हैं दुनिया में जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। तो उस टाइप के जो मटेरियल होते हैं, उस टाइप की जो डिवाइसेस होते हैं, उनको बोलते हैं हम नॉन ओमिक डिवाइसेस। तो वहाँ पे ओम्स लॉ जो है फेल हो जाता है। तो हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे नॉन ओमिक डिवाइसेस या लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ, क्योंकि ओम्स लॉ जहाँ फेल हो गया मतलब वहाँ पे उसकी लिमिटेशन है, वो वहाँ पे काम नहीं करता है। नेक्स्ट इज नॉन ओमिक डिवाइसेस और लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। अब ये नॉन ओमिक का क्या मतलब है कि जहां पे ओम्स लॉ वैलिड नहीं है, तो ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल टू आई आर, V अपॉन आई इज इक्वल टू आर। तो क्या नॉन ओमिक डिवाइसेस में हम रेजिस्टेंस को V अपॉन आई करके नहीं निकाल सकते? ऐसे आपसे बार क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैं एक वन बाय वन सारी गुत्थी को सुलझाएंगे। जैसे आपसे ऐसे पूछा जाएगा, क्या नॉन ओमिक डिवाइसेस में V इज इक्वल टू आई आर वैलिड नहीं है? तो अगर वैलिड है तो क्या है, ये रेजिस्टेंस नहीं है क्या? तो पहले आप इसको पूरे को डिटेल में समझो, फिर मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा कैसे पूछे जाएंगे। नॉन ओमिक डिवाइसेस में क्या होता है कि जैसे एक ओम्स लॉ क्या कहता है कि आप एक बॉडी पे पोटेंशियल अप्लाई करो, मान लिया V 200 वोल्ट, तो उसमें से करंट फ्लो करेगा, मान लिया 20 वोल्ट। फिर अगर आप इसमें से पोटेंशियल अप्लाई करो 400 वोल्ट, तो इसमें जो करंट है वो इसके प्रोपोर्शनल होगा। तो अब ये कितना होना चाहिए, 40 वोल्ट। फिर अगर आप इसमें करंट अप्लाई करते हो 800 वोल्ट, तो इसमें करंट जो है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ दिस विल बी प्रोपोर्शनल टू दी पोटेंशियल अप्लाइड। तो अब ये कितना होगा, 80 वोल्ट। तो आप हर सिचुएशन में, फर्स्ट सिचुएशन, सेकंड सिचुएशन, थर्ड सिचुएशन, हर चीज में क्या वैलिड है कि जितना आप ज्यादा पोटेंशियल अप्लाई करोगे उतना ही ज्यादा करंट फ्लो करेगा। तो यहाँ पे आर की वैल्यू क्या आ गई फर्स्ट सिचुएशन में, V अपॉन आई 10 ओम। इसी तरीके से यहाँ पे भी 10 ओम, यहाँ पे भी 10 ओम। तो जितना ज्यादा आप पोटेंशियल अप्लाई करोगे उतना ही ज्यादा उसमें करंट फ्लो करेगा। लेकिन नॉन ओमिक डिवाइसेस क्या होती हैं कि उनमें V अपॉन आई इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ही होता है। ऐसा नहीं कि उसमें रेजिस्टेंस निकालने का कोई और फार्मूला है। लेकिन उनमें क्या होता है कि जैसे यहाँ पे V दे दिया आपने 200 वोल्ट, आई आया 220 वोल्ट, फिर आपने वो पोटेंशियल को बढ़ा दिया, मान लिया ये दे दिया आपने 400 वोल्ट। उस टाइम पे जो करंट की वैल्यू आई, मान लिया वो आ गई 50 एम्पियर। ये वोल्ट गलत लिख दिया मैंने, सॉरी। करंट जो है एम्पियर होता है। तो करंट यहाँ पे आ गया एम्पियर, यहाँ पे आ गया करंट 50 एम्पियर। फिर थर्ड सिचुएशन में जब आपने V दिया 80 वोल्ट, फिर करंट की वैल्यू आ गई, मान लिया 100 एम्पियर। तो रेजिस्टेंस निकालने का फार्मूला तो यहाँ पे भी वही है, V अपॉन आई, V अपॉन आई। तो रेजिस्टेंस यहाँ पे कितना आया, V अपॉन आई 200 डिवाइडेड बाई 20 इज इक्वल टू 10 ओम। यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना आया, जब ये वोल्टेज जो है 400 हो गई, रेजिस्टेंस करंट जो है 50 आया, तो यहाँ पे 400 डिवाइडेड बाई 50 इज इक्वल टू 8 ओम। और यहाँ पे रेजिस्टेंस आया 8 ओम। तो इस सिचुएशन में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू कुछ भी थी, जैसे जैसे बढ़ाई करंट भी उसी के प्रोपोर्शनल बढ़ गया, लेकिन रेजिस्टेंस जो है कांस्टेंट रहा। लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है कांस्टेंट नहीं है, वेरी कर रहा है, चेंज हो रहा है। तो इस टाइप की जो डिवाइसेस जिनमें अलग अलग वैल्यू पे पोटेंशियल, जैसे जैसे आप मतलब
हो सकता है जब इनिशियली पोटेंशियल कम है करंट भी कम है, थोड़ा बढ़ाने से करंट भी थोड़ा ही बढ़ा, लेकिन बाद में आपने क्या किया, पोटेंशियल बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया लेकिन करंट हो सकता है उतना ना बढ़े। तो इस तरह की जो डिवाइसेस होती हैं जहाँ जिनका रजिस्टेंस जो है फिक्स्ड नहीं है, जो कम करंट पे या कम पोटेंशियल पे रेजिस्टेंस की कुछ और वैल्यू दिखाती हैं, ज़्यादा करंट या ज़्यादा पोटेंशियल पे रेजिस्टेंस की कुछ और वैल्यू दिखाती हैं, दोज डिवाइसेस आर नोन एज नॉन ओमिक डिवाइसेस। तो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या V अपॉन आई इज इक्वल टू आर या V इज इक्वल टू आई आर नॉन ओमिक डिवाइसेस के लिए वैलिड नहीं है? तो बोलो वैलिड है, ऐसा नहीं है। लेकिन इसकी डेफिनेशन क्या है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, और वहां से फिर R आ जाता है, दिस इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी, ये है उसकी डेफिनेशन। और फिर बाद में मैंने बोला था दो वर्ड और ऐड कर दो कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड एट कांस्टेंट या विदाउट एनी मैकेनिकल स्ट्रेन, ये दो वर्ड मैंने बाद में बोला था। तो लेकिन नॉन ओमिक डिवाइसेस में क्या है, ये सब कुछ सेम रहेगा, नॉन ये कांस्टेंट टेम्परेचर भी रखना है, मैकेनिकल स्ट्रेन भी नहीं करनी, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा कि ये जो R इज ए कांस्टेंट जो है वो कांस्टेंट नहीं रहेगा, वो R जो है वेरिएबल है, वो अलग अलग अमाउंट ऑफ करंट पे शुरुआत में हो सकता है रेजिस्टेंस कम हो, बाद में हो सकता है ज्यादा हो, शुरुआत में हो सकता है ज्यादा हो, बाद में कम हो, कोई गारंटी नहीं कि पहले कम था या बाद में। तो रेजिस्टेंस जिसका जो है फिक्स नहीं है, वो जो डिवाइसेस होती हैं उनको बोलते हैं नॉन ओमिक डिवाइसेस। कुछ डिवाइसेस तो ऐसी भी होती हैं कि इस वायर में से ये करंट उधर जा रहा है, जब तो रेजिस्टेंस जो है मान लिया 0.1 ओम है, लेकिन इसी वायर में से अगर करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है तो ये रेजिस्टेंस 1000 ओम है, मतलब बहुत ही ज्यादा, 10,000 गुना ज्यादा, मतलब इसमें से उधर तो करंट जा सकता है, इधर नहीं जा सकता है। तो ये क्या है, नॉन ओमिक डिवाइसेस है। तो इस तरह की डिवाइसेस जहाँ पे रेजिस्टेंस फिक्स नहीं है, या तो करंट की वैल्यू चेंज होने से चेंज हो जाता है, या करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाने से हो जाता है उस रेजिस्टेंस की वैल्यू में चेंज, तो वो सारी डिवाइसेस जो है नॉन ओमिक डिवाइसेस होती हैं, वहाँ पे ओम्स लॉ जो है वैलिड नहीं है, दैट्स व्हाई दिस इज लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। इस तरह की जैसे कुछ डिवाइसेस प्रैक्टिकल लाइफ में क्या क्या होती हैं, जैसे ट्रांजिस्टर है, सेमीकंडक्टर है, वैक्यूम ट्यूब है, डायोड्स हैं, ये सारी ऐसी डिवाइसेस हैं जिनका रेजिस्टेंस फिक्स नहीं है, या तो करंट चेंज हो जाने से, मतलब पोटेंशियल अप्लाइड चेंज कर देने से रेजिस्टेंस पहले बहुत ज्यादा था, बाद में हो सकता है बहुत कम हो जाए, या पहले बहुत कम था, बाद में बहुत ज्यादा हो जाए, या फिर डायरेक्शन ऑफ करंट को चेंज कर देने से इनका रेजिस्टेंस जो है चेंज हो जाता है। तो इनका रेजिस्टेंस जो है वेरिएबल है, और वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है कि कितना पोटेंशियल आपने अप्लाई किया और किस डायरेक्शन में अप्लाई किया। तो वो सारी डिवाइसेस नॉन ओमिक डिवाइसेस होती हैं। तो दिस इज नोन एज लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ, और इसके बेसिस पे जो ये ट्रांजिस्टर, सेमीकंडक्टर, डायोड और ये सब है, ये हम स्टडी करेंगे। तो वहीं पे स्टडी करेंगे कि इनका रेजिस्टेंस कब घटता है और कब बढ़ता है। एक पिछली क्लास में हमने सीखा था कि टेम्परेचर के चेंज हो जाने से बॉडी का रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है। तो अगर कोई ऐसी बॉडी है जिसका टेम्परेचर चेंज होने से रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा चेंज हो जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं उसको हम बोलते हैं थर्मिस्टर, THERMISTOR, थर्मिस्टर्स। थर्मिस्टर्स क्या होते हैं कि इनका रेजिस्टेंस जो है चेंज होता है, और बहुत ही ज्यादा चेंज होता है, बहुत लार्ज अमाउंट में। रेजिस्टेंस चेंज ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर। तो वो डिवाइसेस या मटेरियल्स जिनका
टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा चेंज होता है, उनको हम बोलते हैं थर्मिस्टर। और मैंने लिखा है चेंज, ना कि इंक्रीज। तो चेंज का मतलब क्या है, वो दोनों सिचुएशन है। रेजिस्टेंस चेंज का मतलब इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। तो ये थर्मिस्टर जो है इनका एक प्रैक्टिकल बहुत अच्छा यूज है। ये सेफ्टी डिवाइसेस में यूज होते हैं। जैसे एक फायर अलार्म है, उस फायर अलार्म में क्या होता है, एक सर्किट बना रहता है और बीच में कहीं पे एक थर्मिस्टर मटेरियल लगा देते हैं। करंट मान लिया उस बॉडी में से चल नहीं रहा है या चल रहा है, कोई भी एक सिचुएशन मान लो आप, जब उस जहाँ पे लगा रखा है, अगर कहीं पे आग लग गई, आग लगेगी तो बहुत ज्यादा हीट जनरेट होगी। हीट जनरेट हो जाने से फिर वहां पे क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो जाएगा। जैसे ही टेम्परेचर चेंज होगा तो उस फायर अलार्म में जहां पे हमने थर्मिस्टर मटेरियल लगा रखा है उसका रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। अगर उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो क्या होगा, पहले जहां करंट चल रहा था वहां करंट चलना बंद हो जाएगा। करंट चलना जैसे ही बंद हो जाएगा, सर्किट जो है बीच में से ब्रेक हो जाएगा, मतलब करंट स्टॉप हो गया ना, ओपन सर्किट जिसको बोलते हैं, तो उसी टाइम पे अलार्म बोलना शुरू कर देगा। दूसरा इसका उल्टा, भाई किसी का ऐसा हो सकता है टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस घट जाएगा। रेजिस्टेंस घटेगा, पहले जहां करंट नहीं चल रहा था फिर बाद में करंट चलना शुरू कर देगा, तो फिर अलार्म। तो जैसे ही टेम्परेचर चेंज होगा रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, और रेजिस्टेंस चेंज होने से अगर रेजिस्टेंस घटा है तो करंट अगर नहीं चल रहा था तो चलना शुरू कर देगा, और अगर बढ़ा है तो पहले अगर वहां करंट चल रहा था तो बाद में चलना बंद हो जाएगा। और जैसे ही करंट ऑन या ऑफ होगा तो उसी टाइम पे अलार्म बोल जाएगा। तो बहुत ही अच्छा इसका एक सेफ्टी डिवाइस है। जहाँ पे हमें हीट सेंसिटिव एरिया होते हैं, जहाँ पे हमें हीट से हमारी इंडस्ट्री को या किसी वेयर हाउस को किसी चीज को बचाना है, वहाँ पे एक थर्मिस्टर मटेरियल लगा देते हैं। और वो थर्मिस्टर मटेरियल जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होते हैं टेम्परेचर से। थोड़ा सा टेम्परेचर चेंज होते ही उनका बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है। तो दीज आर हीट सेंसिटिव डिवाइसेस। इसमें एक बात हमेशा गलती करते हैं, वो ऐसे सोच लेते हैं कि टेम्परेचर चेंज हुआ तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हुआ। ऐसा बिल्कुल मत सोचना। रेजिस्टेंस जो है चेंज होता है, वो घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है, और दोनों ही सिचुएशन में उसको हम थर्मिस्टर बोलते हैं। बस एक शर्त है कि वो हीट सेंसिटिव डिवाइस है। ऐसा नहीं कि टेम्परेचर तो चेंज हुआ 20 डिग्री सेल्सियस लेकिन उसका रेजिस्टेंस में अभी तक भी कोई चेंज नहीं। थोड़ा सा टेम्परेचर चेंज होते ही 10 डिग्री 12 डिग्री या मैक्सिमम 20 डिग्री, थोड़ा सा ही टेम्परेचर चेंज होते ही उसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा चेंज हो जाना चाहिए। वो इतना सेंसिटिव होना चाहिए, तभी हम उसको थर्मिस्टर डिवाइस बोलेंगे। वो रेजिस्टेंस चेंज होने के बाद घटता है या बढ़ता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों ही सिचुएशन में हम उसको थर्मिस्टर बोलेंगे और उसको हम एज ए सेफ्टी डिवाइस यूज करते हैं। नेक्स्ट एक टॉपिक है, अब हमने देख लिया कि टेम्परेचर बढ़ने से मैक्सिमम जो कंडक्टिंग बॉडी है इनका रेजिस्टेंस बढ़ता है। तो इसका मतलब टेम्परेचर घटने से रेजिस्टेंस घटेगा। तो अगर एक टेम्परेचर घटाते घटाते आप बहुत ही कम कर दो, तो कुछ मटेरियल ऐसे पाए गए हैं जो कि एट वेरी लो टेम्परेचर बिल्कुल जिनका रेजिस्टेंस जो है 0 हो जाता है, तो उनको बोलते हैं सुपर कंडक्टिविटी। मतलब उनकी जो प्रॉपर्टी हो जाती है उनको हम बोलते हैं सुपर कंडक्टिविटी। तो सुपर कंडक्टिविटी क्या है, एट वेरी या एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर, मतलब 0 केल्विन के आसपास। एकदम 0 केल्विन तो हम अचीव नहीं कर सकते, लेकिन 0 मतलब बहुत ही कम टेम्परेचर पर, एट एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर रेजिस्टेंस ऑफ द बॉडी ऑफ द मटेरियल्स लिख देता हूं, डिक्रीजेस अप्रोक्सीमेटली अप टू 0 ओम। तो ये जो फिनोमिना है, जब टेम्परेचर के कम हो जाने से रेजिस्टेंस जो है अप्रोक्सीमेटली 0 ओम के बराबर चला जाता है, उस टाइप के जो मटेरियल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं सुपर कंडक्टिंग मटेरियल, और उनकी जो कंडक्टिविटी होती है वो बोलते हैं सुपर कंडक्टिविटी। तो इस टाइप के मटेरियल्स में क्या होगा,
टेम्परेचर कम करते जाएंगे रेजिस्टेंस बहुत ही कम हो जाएगा, तो उनकी कंडक्टिविटी क्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो उनके अंदर करंट बहुत ज़्यादा फ्लो कर सकता है। तो ये डिवाइसेस कहाँ पे हम यूज कर सकते हैं, ये डिवाइसेस हम ऐसी जगह पे यूज कर सकते हैं जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा करंट की ज़रूरत है, बिल्कुल अच्छे से जहाँ करंट फ्लो करे। क्योंकि रेजिस्टेंस तो क्या है, उसका अपोज करता है। हम क्या चाहते हैं कि रेजिस्टेंस कम से कम हो, इसलिए कॉपर के वायर जो है सबसे महंगे बिकते हैं। क्यों बिकते हैं, क्योंकि उनकी कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, उनमें रेजिस्टेंस कम होता है, और जितना कम रेजिस्टेंस होगा उतना ही लॉस कम होगा एनर्जी का, उतना ही हीट जनरेशन कम होगा। इसलिए हमारे लिए वो ही ज़्यादा अच्छा मटेरियल होता है जिसका रेजिस्टेंस कम से कम हो। तो सुपर कंडक्टिंग मटेरियल का तो रेजिस्टेंस जो है थ्योरेटिकली जीरो है, तो वो तो सबसे बेस्ट मटेरियल है इलेक्ट्रिकल की लैंग्वेज में। तो ये मटेरियल कहाँ पे यूज किए जा सकते हैं, जैसे अगर सुपर कंप्यूटर बनाना है तो वहाँ पे सुपर कंडक्टिंग मटेरियल अगर हमारे को मिल जाए तो ये थ्योरेटिकल है, लेकिन ये चीज एक ऐसा टारगेट है जो हो सकता है 20 साल बाद आप लोग इस चीज पे रिसर्च करो कि सुपर कंडक्टिंग मटेरियल कैसे बनाया जाए। एकदम 100% नहीं बना सकते, हाँ अचीव करने के लिए ये एक तरीका है कि जितना आप टेम्परेचर को कम करोगे उसका रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। तो सुपर कंप्यूटर्स में जो है सुपर कंडक्टिविटी वाला मटेरियल यूज होता है। दूसरा, अगर सुपर कंडक्टिंग मटेरियल को हम कहीं पे यूज करना चाहें तो पावर ट्रांसमिशन, जैसे थर्मल प्लांट से बिजली बनती है हमारे घर तक आती है, जो वायर है उसका रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस की वजह से कुछ लॉसेज हो जाते हैं हीट जनरेशन की वजह से, और ट्रांसमिशन में जो रेजिस्टेंस बीच में चलने नहीं देता है उसको, तो लॉसेज हो जाते हैं। तो सुपर कंडक्टिंग मटेरियल जो है और कहाँ पे काम आ सकते हैं, ट्रांसमिशन ऑफ पावर में भी काम आ सकते हैं। सुपर कंडक्टिंग मटेरियल की वजह से 100% जो पावर है ट्रांसमिट हो जाएगी, कोई लॉस नहीं होगा। और इसको कहाँ यूज कर सकते हैं, और इसका हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बना सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइसेस से हम करंट जनरेट करते हैं, वो सारी चीजें हम 3rd यूनिट और 4th यूनिट पूरी उसी चीज पे है, तो हम वहाँ पे डिटेल में समझेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है। तो इस तरीके से हम सुपर कंडक्टिंग मटेरियल को अप्लाई कर सकते हैं इन अवर प्रैक्टिकल लाइफ, अगर हमारे को ये मिल जाए। अब ये सुपर कंडक्टिंग मटेरियल क्यों बनता है, ऐसा क्या हो जाता है कि हम टेम्परेचर घटाते जाएं तो वो सुपर कंडक्टर बन जाएगा या उसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस हम अच्छे से समझ चुके हैं। रेजिस्टेंस क्या है, इलेक्ट्रॉन्स का कोलाइड कर जाना एटम्स के साथ। अब अगर टेम्परेचर कम करते जाएंगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि पहले थर्मल वेलोसिटी की वजह से इधर उधर भाग रहे थे, अब अगर टेम्परेचर कम करते जाएंगे तो उसकी थर्मल वेलोसिटी कम होती चली जाएगी, उनका जो वो रैंडम मोशन है वो कम होता चला जाएगा। और अगर एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर कर देंगे तो वो जो थर्मल का उनकी वेलोसिटी थी वो लगभग 0 के बराबर हो जाएगी, वो किसी के साथ नहीं टकराएंगे। और फिर अगर आप उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे तो सिर्फ और सिर्फ वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, मतलब पॉजिटिव की तरफ, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव जो हमारा पॉजिटिव साइड है उधर ही चलेंगे, और वो किसी के साथ नहीं टकराएंगे। अगर वो किसी के साथ नहीं टकराए तो इसका मतलब देयर विल बी नो रेजिस्टेंस, और उसी को आप क्या बोलते हो, सुपर कंडक्टिंग मटेरियल बोलते हो। तो इस तरीके से दिस इज द फिजिकल फिनोमेना बाय विच यू कैन जनरेट द सुपर कंडक्टिंग मटेरियल। और ये इसके पीछे थ्योरी है कि टेम्परेचर करने से कम कर देने से उनकी थर्मल वेलोसिटी कम हो जाती है, और थर्मल वेलोसिटी कम हो जाने से उनका जो कोलिजन के चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं, इसलिए वो सुपर कंडक्टर बन जाते हैं। सुपर कंडक्टर एक बार बन गए तो फिर उसको आप सुपर कंप्यूटर में यूज कर सकते हो, पावर ट्रांसमिशन में यूज कर सकते हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बनाने के लिए यूज कर सकते हो। इस तरह से आप प्रैक्टिकल लाइफ में उसको यूज कर सकते हो। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है कार्बन रजिस्टर के बारे में है। हम मार्केट से जब रेजिस्टेंस अभी बार बार बोले जा रहे हैं, अगर हम मार्केट से एक रेजिस्टेंस खरीदना चाहते हैं तो वो कैसा होता है, एक्चुअल में ये जो रेजिस्टेंस जो होता है ये कोई इतनी हाई फाई चीज नहीं होती है, ये एक सिंपल कार्बन मटेरियल, कार्बन बहुत ही सस्ती चीज होती है उसका बना रहता है। लेकिन बाजार में जब हम खरीदने जाते हैं तो उसको कुछ नहीं पता होता 10 ओम 20 ओम, ऐसा नहीं होता। उसमें क्या होता है, वो एक इस तरीके से सर्कुलर चीज बना देता है छोटी सी, आप रेडियो वगैरह में अगर उसको खोल के देखोगे छोटा सा बिल्कुल सेल टाइप में, उसके ऊपर वो क्या होता है 4 कलर की स्ट्रिप होती है, और वो बस कलर देख के बता देता है, या कलर से उसको बस यह पता होता है कि इसकी कितनी वैल्यू है, उसको ओम में और उसमें कोई पता नहीं होता। दूसरी बात, जो वो कार्बन का जो रजिस्टर बनाते हैं, जैसे हमें 5 ओम का चाहिए तो एग्जैक्ट 5 ओम का नहीं मिलता हमारे को क्या मिलता है कि 5 ओम से 0.1 ओम कम या ज्यादा, 4.99 से लेके 5.1। अगर
और हमारे को सस्ता चाहिए तो हो सकता है ऐसा मिल जाए कि 4.9 से लेके 5.2 तक। तो मतलब वो क्या है, वो एग्जैक्ट 5 नहीं है, 5 से थोड़ा नीचे थोड़ा ज़्यादा। और सस्ता चाहिए तो हमारे को 4.5 से लेके 5.5 तक। तो इस तरीके से हमारे को मिलता है। तो एग्जैक्ट नहीं मिलता, जो जितना एक्यूरेट होगा वो हमारी जो हम वैल्यू मांगेंगे उसके बिल्कुल क्लोज होगा। मान लिया हमारे को 5 ओम चाहिए, तो 5 ओम का अगर हम एक अच्छी ब्रांड का अच्छा क्वालिटी का अगर एक रजिस्टर खरीदेंगे तो उसके अंदर उसकी जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है वो बिल्कुल 5 के पास में ही होगी। 4.98 से लेके 5.01 तक मान लिया ऐसे। तो उसका मतलब क्या है, उसका टॉलरेंस जो है कम है, वो लगभग अपनी एग्जैक्ट वैल्यू के पास ही आपको रेजिस्टेंस देगा। इस तरीके से हम लोग कार्बन के रजिस्टर बनाते हैं और उसके ऊपर कलर बना देते हैं, और वो कलर का एक अपना इंपॉर्टेंस है। तो पहले मैं आपको बताऊंगा कि कार्बन पे वो जो 4 कलर हैं अपना अपना क्या इंपॉर्टेंस है, और फिर आप वो कलर देख के कैसे किसी भी कार्बन रजिस्टर की एक मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो कि इसका इतना रेजिस्टेंस है। फिर आप उसमें साथ के साथ ये भी बता सकते हो कि ये जो रेजिस्टेंस है इसकी एक्यूरेसी कितनी है, कितना इसमें कम या ज़्यादा होने के चांसेस हैं। तो लेट्स स्टार्ट दी कार्बन कोडिंग या कोडिंग, कलर कोडिंग ऑफ द कार्बन रजिस्टर। कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रजिस्टर। मान लिया इस तरीके से सिलिंड्रिकल, मैं तो बहुत बड़ा बना रहा हूं लेकिन एक्चुअल में छोटा सा होता है वो, लगभग मेरे पास अभी तो कोई दिखाने को चीज नहीं है, लगभग छोटा सा होता है बिल्कुल। आप रेडियो वगैरह खोल के देखोगे तो उस पर मिलेगा आपको। इसके ऊपर आगे की तरफ ये 3 स्ट्रिप होती हैं, कलर होता है मतलब पूरी पे, जैसे ये है ना, इसके ऊपर जैसे ये मार्कर है इस पे ये रेड स्ट्रिप है, ऐसे ये इस तरीके की, ये तो एक रेड की एक ही है, अगर इस तरह की कलर बना के 4 स्ट्रिप बना दें तो ऐसे होता है। फर्स्ट स्ट्रिप, सेकंड, एंड थर्ड, और ये जो फोर्थ वाली होती है ये थोड़ा सा गैप दे के पीछे की तरफ होती है। मान लिया इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है, और ऐसे ही नाम रख दिया मैंने। तो ये क्या होता है, ये जो पहली दो जो स्ट्रिप होती हैं ये इसको रिप्रेजेंट करती, मान लिया इसकी वैल्यू ऐसे है 42 इंटू 10⁻³ ये कितना हो गया 42,000 ओम, मतलब कितना हो गया 42 किलो ओम, ये इतना हो गया। अब इसमें एग्जैक्ट 42 किलो ओम तो हमारे को मिलने वाला है नहीं, हमारे को थोड़ा बहुत कम या ज्यादा वैल्यू मिलती है। तो ये जो लास्ट वाली स्ट्रिप है ये हमारे को इसका टॉलरेंस के बारे में बताती है कि 5% है, 10% है, 20% है, ऐसे बताती है ये। तो अब हम देखते हैं कि ये जो कलर है, पहले इन कलर का क्या क्या मतलब है। अगर यहाँ कोई कलर है तो उसकी एक अपनी वैल्यू है। तो पहले हम कलर के बारे में स्टडी करते हैं। सबसे पहले आपको कलर की ये टेबल याद रखनी पड़ेगी, फिर उस कलर की क्या काउंटिंग है वो मैं बताऊंगा। फर्स्ट जो आता है ब्लैक कलर, फिर आता है ब्राउन कलर, फिर आता है रेड कलर, फिर ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्राउन, वायलेट, ग्रे, एंड लास्ट में आता है व्हाइट कलर। फिर आप इसको एक बार मैं देख लेता हूँ, आपको दिखाई, हाँ ठीक है दिखाई दे रहा है। फिर यहाँ लिखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर आप लिखो 10⁻⁴ मतलब ये मल्टीप्लायर है,
ये जो आपका ये आने वाला है 10⁻1, जितना ये लिखा है उतना ही 10 की पावर 10⁻2, 10⁻4, 10�5, 10�6। फिर आप इधर में लिखो गोल्ड, सिल्वर, नो कलर, और गोल्ड के आगे लिखो प्लस माइनस, या प्लस माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, 5%, 10%, 20%। अब मैं आपको समझाता हूँ। मान लिया ये जो ABCD है इस पे कलर दिया मिलेगा आपको। भाई इस कलर का क्या मतलब है, मान लिया A के ऊपर जो कलर दिया हुआ है मान लिया रेड दिया हुआ है, B के ऊपर जो कलर दिया मान लिया ग्रीन दिया हुआ है, C के ऊपर कलर जो दिया हुआ है मान लिया ये आपको दे दिया कोई भी एक कलर, मैं मान लेता हूं ऑरेंज दिया हुआ है, और इसके ऊपर या तो आपको गोल्ड कलर दिया मिलेगा या सिल्वर दिया मिलेगा या कोई भी कलर नहीं दिया मिलेगा, जो लास्ट वाली है। तो मान लिया इस पे गोल्ड दिया हुआ है। रेड का क्या मतलब है, पहले ये जो दो हैं स्ट्रिप, ये पहली दो स्ट्रिप आपको रिप्रेजेंट करती हैं कि ये जो मेन डिजिट है इसका फर्स्ट डिजिट और सेकंड डिजिट। तो रेड का मतलब क्या है, देखो रेड का मतलब ये 2, तो इसको लिखो 2। ग्रीन का मतलब 4। अब ये जो थर्ड स्ट्रिप है, थर्ड स्ट्रिप रिप्रेजेंट करती है कि कितने से मल्टीप्लाई करना है 10 की पावर से। ऑरेंज, ऑरेंज का मतलब 10⁻3, तो ये मल्टीप्लायर को बताता है। और लास्ट जो है वो टॉलरेंस को बताता है कि प्लस माइनस लगाओ, अगर गोल्ड है तो 5% टॉलरेंस, मतलब उसकी वैल्यू एग्जैक्ट से 5% ज्यादा हो सकती है और 5% कम। अगर सिल्वर है तो उसका मतलब उसकी वैल्यू एग्जैक्ट से 10% ज्यादा हो सकती है और 10% कम। नो कलर, कोई भी कलर नहीं है तो उसकी जो भी वैल्यू आई है वो 20% से ज्यादा भी, मतलब अपनी वैल्यू से 20% ज्यादा भी हो सकती है और 20% कम भी, तो वो टॉलरेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरीके से आपको कलर दिए मिलेंगे, कलर से आप क्या बना सकते हो, उसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो कि ये जो रेजिस्टेंस है इतने ओम का है और वो अपनी वैल्यू से कितना एक्यूरेट है, कितना उसके अंदर टॉलरेंस है। तो ऐसे कैलकुलेट करना आ सकता है। एक और तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, एक ऐसे पूछ सकता है कि रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज 5.3 इंटू 10⁻² प्लस माइनस 20, और फिर आपको ये दे देगा, फिर आपसे पूछेगा व्हाट विल बी ऑर्डर ऑफ द कलर्स ऑन द रजिस्टर। अब उल्टा दे दिया उसने, पहले क्या था, कलर दिए थे, आपसे मैग्नीट्यूड पूछा था, मैग्नीट्यूड दे दिया, उससे के बाद आपसे पूछ रहा कि ये जो कलर है इसके ऊपर उनका ऑर्डर क्या होगा, फर्स्ट कौन सा कलर आएगा, सेकंड कौन सा, थर्ड कौन सा, फोर्थ कौन सा। तो इस तरह के क्वेश्चन में बच्चे सबसे बड़ी गलती जो करते हैं, ये 5.3 डायरेक्ट ढूंढना शुरू कर देते हैं। 5 नंबर पे कौन सा है, जैसे मैं लिखता हूं 5 नंबर पे है, ये देखो 1 2 3 4 5 6, हाँ क्योंकि 0 भी है ना, तो ग्रीन लिख दिया बच्चे ने, ठीक है जी। 3 पे कौन है, 3 पे है ऑरेंज, तो सेकंड कलर बता दिया उसने, ऑरेंज आएगा। और फिर ये 10⁻², तो 10⁻² को वो लिखता है रेड आएगा, और लास्ट में 20% है तो कोई कलर नहीं आएगा, नो कलर। और यहाँ पे एक गलती कर जाता है कि 5.3 में पहले पॉइंट को हटाओ, पॉइंट नहीं रखना है, पॉइंट के बारे में मैंने बताया ही नहीं, जो एग्जैक्ट वैल्यू आई है वही बताई है मैंने। तो पहले इस पॉइंट को हटाओ, और 5.3 में से अगर पॉइंट को हटाना है तो कैसे हटाएंगे, इसके नीचे जैसे 0.4 है, इसका क्या मतलब है 4/10, तो 5.3 का क्या मतलब है, इसके नीचे एक 10, और ये 10 क्या करेगा, 10⁻² को काट देगा, 10⁻1 बचेगा, और 10⁻1 में जो कलर आने वाला था ब्राउन, उसकी बजाय आप क्या लिख के आओगे आंसर में, रेड। तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा गलत। पूरी टेबल आपको याद है, सब कुछ आपने बनाना सीख लिया, लेकिन इस चीज में आप गलती कर जाते हो। तो पॉइंट नहीं रखना है अपने आंसर में, आप क्या करो, सिंपल उसको बनाओ, इसके पॉइंट को हटा दो, उसके बाद सारे कलर जो है आपको अच्छे से याद है, तो रेड की जगह आ जाएगा ब्राउन।
और ये जो क्वेश्चन है, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन किया था कि कलर दिए मिलेंगे और मैग्नीट्यूड आपसे पूछेगा, यहाँ जब सारा काम हो जाए तो इसको आप क्या कर सकते हो, 2.4 इंटू 10⁴ लिख सकते हो, क्योंकि इन दोनों का मैग्नीट्यूड तो अब भी सेम ही है, कोई चेंज नहीं हुआ। सिर्फ आपने 11th क्लास में जो फर्स्ट यूनिट में सीखा था फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द यूनिट, या फिजिकल जो आपने वहाँ पे ये चीज़ें सीखी थी कि पॉइंट को कहाँ लगाना चाहिए, इसको करेक्ट वैल्यू कैसे रिप्रेजेंट करना चाहिए, व्हाट इज द साइंटिफिक वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द डिजिट, आप इसको ऐसे जरूर लिख सकते हो, कोई गलती नहीं है उसमें। लेकिन इसमें आप अगर पॉइंट हटाए बगैर ऐसे ही आप अगर कलर बना दोगे तो वो गलत हो जाएगा। तो ये टेबल आप याद कर लेना और इस तरीके से दोनों तरीके से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टॉप इट हियर, टुमारो वी विल स्टार्ट पैरेलल एंड series combination of resistance. Thank you.